नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। चौहान राजपूत संघर्ष हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पृथ्वीराज को पढ़ लिया था, हम्मीर को पढ़ लिया था और अब चौहान तुर्क संघर्ष में अंतिम शासक है कानड़देव चौहान, है ना। उसको हम पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। आज की क्लास कानड़देव चौहान को समर्पित रहेगी, ठीक है। तो आइए विद्यार्थियों, हम हेडिंग डालते हैं। आज की क्लास का हेडिंग रहेगी, आज की क्लास की क्या रहेगी? ये रहेगी चौहान तुर्क संघर्ष, है ना। चौहान तुर्क संघर्ष में हम दो शासक पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे हम कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी संघर्ष, है ना। ठीक है विद्यार्थियों, कानड़देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष हुआ था। वो घटना यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, कानड़देव जालोर का शासक था। जालोर में सोनगरा चौहान थे, उनका शासक था कानड़देव। और अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली में और खिलजी वंश का शासक था, जो कि 1296 में अपने ही चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके और दिल्ली का शासक बना था 1296 में। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली में शासक बना 1296 में, तो उस समय जालोर का शासक था सामंत सिंह, है ना। कौन था? सामंत सिंह था। तो विद्यार्थियों 1297 में शासक अलाउद्दीन खिलजी 1296 में बना। उसके बाद ये 1297 में एक गुजरात अभियान करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और गुजरात अभियान से वो बहुत सारा धन लूट कर और लेकर आता है, दिल्ली की ओर आ रहा था। तो चूंकि गुजरात से दिल्ली जाने के लिए बीच में आपको जालोर से होकर गुजरना पड़ता था, है ना। देखो कैसी स्थिति है, आपको पता ही होगा वैसे। जैसे ये हमारा एक मोटा मोटा सा, मैं यहाँ पे राजस्थान को दर्शाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से हमारा राजपूताना है विद्यार्थियों, है ना। इस प्रकार से जो है हमारा राजपूताना है, ठीक है। तो इस राजपूताने में ये यहाँ पे दिल्ली है और ये यहाँ पे गुजरात है, ठीक है। अब यहाँ पे शासन करता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। एक मैं लिख रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी को, और एक बना 1296 में शासक बना, है ना। 1296 में शासक बना। उस समय यहाँ पे शासक ये यहाँ पे जालोर है हमारा, ये यहाँ पे जालोर है ना, ये यहाँ पे जालोर है, ये यहाँ पे बाड़मेर आ जाता है ना। बाड़मेर, ये है जालोर, ठीक है। ये जालोर है, ठीक है। तो जालोर दिल्ली से यहाँ आक्रमण करने के लिए इनको जालोर से होकर गुजरना पड़ता था, ठीक है। अब इस समय जालोर का जो शासक था वो था सामंत सिंह। कौन था? सामंत सिंह शासक था। अब विद्यार्थियों हुआ ये कि इसने अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में एक आक्रमण किया गुजरात पर, और यहाँ से कुछ धन लूटकर और सेना वापस जा रही थी जालोर होकर, है ना। धन लूटकर सेना वापस जा रही थी जालोर से होके। तो यहाँ जालोर में इस सामंत सिंह का बेटा था कानड़देव। इसका बेटा कौन था? कानड़देव था। कानड़देव और एक इन्हीं का एक सामंत था जैता देवड़ा, है ना। क्या नाम था? जैता देवड़ा। तो विद्यार्थियों कानड़देव और जैता देवड़ा ने इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना को यहाँ पे लूट लिया, है ना। मकराना नामक जगह है, यहाँ पे आ जाएगी, वो नागौर में पड़ती है आजकल। तो वहां पे इन्होंने लूटा, मकराना नामक स्थान पर लूट लिया और इनसे धन छीन लिया, है ना। और यहाँ से एक शिव मूर्ति भी लेकर आए थे, वो भी मूर्ति इन्होंने लूट ली। तो इस लूट की वजह से अलाउद्दीन खिलजी खफा हो गया। किससे? जालोर के शासकों से, है ना। और इसने सोच लिया कि मुझे जालोर को जीतना है। बात है 1297 की।
लेकिन जालोर तक पहुंचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे बीच में, आपको पता होगा यहाँ पे तो एक चित्तौड़ पड़ता है हमारे यहाँ पे, यहाँ पे तो खैर क्या चित्तौड़ थोड़ा और नीचे पड़ता है, मैं यहाँ पे दर्शा दूंगा चित्तौड़ को, ठीक है। सामंत सिंह मैंने लिख रखा है, इसको मैं मिटा देता हूँ और मैं बताता हूँ। यहाँ पे तो चित्तौड़ पड़ता है और हमारा यहाँ पे लगभग जो है, यहाँ पे क्या रणथंभौर पड़ेगा यहाँ पे, है ना। एक मोटा मोटा सा मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे चित्तौड़ है, ये तो है चित्तौड़ और ये है रणथंभौर। तो इन दोनों को जीतना अलाउद्दीन खिलजी के लिए जरूरी था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से आएगा तो सबसे पहले रणथंभौर में चौहान थे, यहाँ पे इसको जीतना था, यहाँ पे फिर गुहिल बैठे थे, इनको जीतना था, उसके बाद जालोर पे अटैक कर सकता था ये, है ना। तो ये सीधा रास्ता आने के लिए इसको इन दोनों स्थलों को जीतना होता था, इसलिए इसने सबसे पहले तो इस रणथंभौर को जीता 1301 में, जी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये 1303 में जो है चित्तौड़ को जीतेगा, अभी रावल रतन सिंह को यहाँ पे पराजित करेगा और प्रसिद्ध रानी आपको पता होगा पद्मिनी, वो यहाँ पे जौहर करेगी, वो सारी घटना भी यहाँ पे होगी। उसके बाद ये जालोर पे आक्रमण करेगा 1305 में, है ना। तो चूंकि अब हम चौहान पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बीच में इस चित्तौड़ वाले को नहीं पढ़ाऊंगा, वरना क्रम से यदि अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते तो फिर हम पहले इसको पढ़ते, फिर इसको पढ़ते, फिर इसको पढ़ते, है ना, ऐसे चलते। लेकिन हम चौहान पढ़ रहे हैं तो चौहानों का पहले आक्रमण यहाँ हुआ, फिर यहाँ पे हुआ अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण चौहानों पर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जालोर पर फिर इसने आक्रमण किया, पहले इन दोनों को जीत चुका था तब जाकर, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन अब यहाँ पे आते आते 1305 तक आते आते जालोर का जो शासक था वो सामंत सिंह ने गद्दी त्याग दी अपने पुत्र कानड़ देव के पक्ष में, ठीक है। कानड़ देव को उसने योग्य समझा और सामंत सिंह को लग गया था कि आगे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हमारे पर होने वाला है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये मैंने एक बस मेरे से नक्शा बनाना आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने हल्का सा आपको समझाने का जो है एक प्रयास किया है, आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने एक पृष्ठभूमि बताई है कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव पर आक्रमण क्यों किया, ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा, यही कारण लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने और जालोर पर आक्रमण क्यों किए, ठीक है। ये बात मैं लिखता हूं, फिर हम कारणों पे जाएंगे, कौन कौन से कारण थे, है ना। तो मैं यहाँ पे डालता हूं अलाउद्दीन खिलजी को मैं एक लिखूंगा विद्यार्थियों, एक है ना, एक ने जालोर पर आक्रमण क्यों किए, है ना। एक ने जालोर पर आक्रमण क्यों किए, देखो इसके पीछे कारण क्या क्या थे। पहला कारण तो ये कि गुजरात से लौटती हुई अलाउद्दीन खिलजी की सेना को कानड़ देव व जत्ता देवड़ा द्वारा लूटना, ये सबसे बड़ा कारण था, है ना। पहला कारण क्या था कि गुजरात अभियान से लौटती तुर्क सेना को मकराना के निकट, इसको मकराना का युद्ध भी बोलते हैं, ध्यान रखना, है ना। मकराना के निकट कानड़ देव व जैता देवड़ा द्वारा लूटना, है ना। ये एक बड़ा कारण था विद्यार्थियों। गुजरात अभियान से लौटती तुर्क सेना को मकराना के निकट कानड़ देव व जैता देवड़ा द्वारा लूटना, ये प्रमुख कारण था। दूसरा कारण क्या था विद्यार्थियों, दूसरा कारण अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा थी, है ना। एक की महत्वाकांक्षा, है ना, महत्वाकांक्षा। अलाउद्दीन खिलजी, महत्वाकांक्षा मतलब होता है मतलब साम्राज्य विस्तार करने की जो इसकी जो इच्छा होती थी, जिजीविषा होती थी, बड़ा बनने की जो इच्छा होती है उसको बोलते हैं महत्वाकांक्षा, वो थी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर की तरह है जो दिग्विजय अभियान करना चाहता था, लेकिन कई जो इसके अलाउद्दीन खिलजी के जो मंत्री थे उन्होंने इसको रोक दिया था, लेकिन फिर भी इसने काफी सारे अभियान किए थे, है ना। इसके अलावा तीसरा कारण मैं बताऊं तो जालोर की जो व्यापारिक और सामरिक स्थिति थी विद्यार्थियों, वो काफी महत्वपूर्ण थी। जालोर की व्यापारिक व सामरिक
अवस्थिति, है ना, मतलब व्यापारिक व सामरिक अवस्थिति अच्छी थी, क्योंकि ये ऐसी जगह पर था जहां से दिल्ली से आक्रमण यदि गुजरात पर करना हो, दक्षिण भारत पर करना हो, तो जालोर से होकर जाना पड़ता था। इसलिए जालोर की स्थिति काफी महत्वपूर्ण थी। जालोर हो, चित्तौड़ हो, रणथंभौर हो, ये रास्ता बिल्कुल ऐसे ही जाता था दिल्ली से, है ना। इसलिए ये तीनों जो दुर्ग थे, ये एक तरीके से स्टेशन थे दक्षिण भारत में जाने के, है ना, और इन स्टेशनों पर अलाउद्दीन खिलजी अपना अधिकार चाहता था। तो इन कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किए। ठीक है, तो ये बात मैं यहां पे लिखूं, उक्त कारणों के चलते, उक्त कारणों के चलते, उक्त कारणों के चलते अलाउद्दीन खिलजी एके ने जालोर पर 3 आक्रमण किए, 3 अभियान किए, है ना, 3 अभियान किए। देखिए 3 अभियान कौन कौन से थे विद्यार्थियों, 3 अभियान किए। इसमें अब हम पहला अभियान देखते हैं। पहला अभियान जो था, पहला अभियान, ठीक है, पहला अभियान था विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे सन भी लिखना चाहूंगा, 1305। पूछते हैं ये अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी अभियान हैं उनकी सन आप याद रखना विद्यार्थियों, यहाँ से सवाल लगातार पूछा जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से ये अभियान हुआ था। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक सेनापति आइन उल मुल्क को नियुक्त किया और उसको एक विशाल सेना के साथ भेजा कि तू जा और जालोर पर अधिकार कर। ठीक है, जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आइन उल मुल्क अपनी विशाल सेना लेकर जाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता था सिवाना दुर्ग, है ना। तो जालोर दुर्ग को जीतने के लिए पहले सिवाना पर अधिकार करना आवश्यक था। बिना सिवाना जीते जालोर तक पहुंचा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि रास्ता उधर होके ही था और कोई रास्ता नहीं था, है ना। और कोई रास्ता था तो इधर घूम के आना पड़ता, जैसलमेर होकर, फिर जैसलमेर से पार इधर सिंध होकर, तब नीचे गुजरात होकर, तब जाके आओ, या फिर सीधे आओ तो पहले सिवाना को जीतो और उसके बाद जालोर को जीतो। तो आइन उल मुल्क ने जाते ही सबसे पहले सिवाना का चारों ओर घेरा डाल दिया, जो कि जालोर की कुंजी कहलाता था। सिवाना का घेरा डाले रखा, काफी दिनों तक घेरा चलते रहा, लेकिन आइन उल मुल्क मुल्तानी को किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली। आइन उल मुल्क मुल्तानी काफी परेशान हो गया और इधर अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर लगातार जो है मंगोलों के भी आक्रमण हो रहे थे। तो फिर आइन उल मुल्क मुल्तानी ने सोचा कि क्यों न संधि कर ली जाए। तो उसने कानड़ देव के लिए प्रस्ताव रखा कि हम क्यों न संधि कर लें, और उससे ये कहा गया कि यदि आप संधि कर लेते हो और आप यदि मेरे साथ में दिल्ली दरबार चलते हो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, तो आपके सम्मान में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी, आपको बिल्कुल एक अच्छे सम्मान के साथ दरबार में रखा जाएगा। ऐसा आइन उल मुल्क मुल्तानी ने कानड़ देव से कहा। तो कानड़ देव ने संधि कर ली और दुर्ग के द्वार खोल दिए। वो आ गया और वो आइन उल मुल्क मुल्तानी के साथ कहते हैं कि वो दरबार में चला आया, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला आया। कौन? कानड़ देव चला आया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, एक दिन यहाँ पे दिल्ली में रहता कानड़ देव उसके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने भरे दरबार में ये कहा कि ऐसा कोई भी राजपूत शासक नहीं है या ऐसा कोई भी हिंदू शासक नहीं है जो मेरी शक्ति के सामने टिक सके। तो ये बात जो थी वो कानड़ देव को खींच गई, कानड़ देव को खटक गई अपने मस्तिष्क में, और कानड़ देव ने कहते हैं कि भरे दरबार में अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध की चेतावनी देकर और कानड़ देव जालोर चले आते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला अभियान जो था वो उसका पूरा घटनाक्रम ये रहता है विद्यार्थियों। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे नैणसीरी ख्यात जो है, नैणसीरी ख्यात में ये लिखा है कि यहाँ पे आइन उल मुल्क मुल्तानी और कानड़ देव के मध्य संधि हुई, लेकिन कानड़ देव दिल्ली नहीं गए थे, वीरम देव दिल्ली गए थे, है ना। और वहाँ पे वीरम देव दिल्ली गए और वीरम देव जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहने लगे।
वीरमदेव बड़े हट्टे कट्टे और नौजवान थे, सुंदर थे, जैसा आप मुझे देख रहे हैं ऐसे बड़े सुंदर थे। लेकिन उस समय क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी की एक लड़की थी फिरोजा, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी की लड़की थी फिरोजा। फिरोजा ने जब वीरमदेव को देखा तो बड़ा हट्टा कट्टा सुंदर नौजवान लड़का लगा, और वो देखते ही और उस पर मोहित हो बैठी। और उसने जो है कहते हैं कि फिरोजा ने और प्रस्ताव रखा वीरमदेव के सामने कि आप जो है मेरे से शादी करें। मैं मतलब काफ़ी दिनों से और ऐसे तलाश में थी कि कोई मिले जोड़ीदार, लेकिन कोई लड़का मिल नहीं रहा था मुझे। हमारे दौले राम जी लिखते हैं कि किसी अन्य संदर्भ में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो परफेक्ट बैठ रही है कि लाइन फिरोजा ने कहा वीरम से कि डोलाई तीनों लोकन में को पायो छोरो जोड़ी को, जोड़ो आज मिलो भाईला छोरा छोरी को। इस प्रकार से वो लिखता है। और आगे फिरोजा कहती है वीरम से कि तुम समान कोई नर नहीं, मो समान नहीं नार, और घरवाली तो मैं बनूं तू बन जा भरतार। इस प्रकार की बातें जब फिरोजा ने कही वीरमदेव से, तो वीरम ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तू कहा मैं कहा, मैं तेरे शादी नहीं कर सकता। मेरे जो वंश प्रतिष्ठा है उसको बड़ा धक्का लगेगा यदि मैं तेरे से शादी करूं। तो वहाँ पे नैणसी ने लिखा है, वीरमदेव ने फिरोजा से कहा था कि नानेरो लाजे भाटियो, कुल लाजे चौहान, जे मैं परनू तुर्कणी तो पश्चिम ऊजे भाण। ये प्रकार इस प्रकार से जो है चौहान राजकुमार वीरमदेव ने और फिरोजा के प्रेम को ठुकरा दिया। इस प्रकार की कहानी। और वीरमदेव जो है वापस अपने जो है जालोर चला आया। इस प्रकार से उसके प्रेम को ठुकरा कर बाद में फिर फिरोजा हस्त विहिस्त नामक जो एक सेनापति था, उसके नेतृत्व में सेना भेजता है। वो अलग कहानी पूरी चलती है ना। तो चलो अब मैं पहले अभियान की बात जो मैंने अभी बोल के सुनाई उसको मैं लिख देता हूँ, फिर दूसरे अभियान की बात हम यहाँ पे करेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। देखो पहला अभियान क्या क्या होता है इसमें बोल के तो मैंने सुनाई दिया, मैं लिख देता हूँ। 1305 में मैं यहाँ पे लिखूंगा एके ने, मैं एके ही लिखूंगा अलाउद्दीन खिलजी को ना। एके ने 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क मुल्तानी, ये नाम ध्यान रखना, आइन उल मुल्क मुल्तानी, आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान जालोर पर भेजा, है ना, जालोर पर भेजा, है ना, जालोर पर भेजा। मुल्तानी ने जालोर की कुंजी कहलाने वाले, जालोर की कुंजी कहलाने वाले सिवाना किले का घेरा डाला, सिवाना किले का घेरा डाला, है ना, सिवाना किले का घेरा डाल दिया साहब। किसने? आइन उल मुल्क मुल्तानी ने। लेकिन सफलता नहीं मिली, लंबे समय तक घेरा डालने के बाद भी सफलता नहीं मिली, है ना। लंबे समय तक घेरा डालने के बाद भी मुल्तानी को सफलता नहीं मिली, है ना, मुल्तानी को सफलता नहीं मिली।
तब मुल्तानी ने तब मुल्तानी ने तब मुल्तानी ने कानड़देव के साथ संधि प्रस्ताव रखा। ने कानड़देव के साथ संधि प्रस्ताव रखा। संधि कहें या समझौता कहेंगे। देखो संधि जो होती है ना, वो हारे हुए पक्ष पर थोपी जाती है, और जब कोई पक्ष हारता ही नहीं है तो फिर समझौता होता है। समझौते में दोनों पक्षों के साथ बराबरी का मामला रखा जाता है, जबकि संधि में जीता हुआ पक्ष हारे हुए पक्ष पे सारी गलतियां थोप देता है, सारा जुर्माना थोप देता है, और मतलब सब कुछ अब एक पक्ष में होता है। यानी कि संधि एक पक्षीय होती है, समझौता बराबरी का होता है, दोनों पक्षों को बराबर से लाभ मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संधि की जगह हम समझौता लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर भी एग्जाम में क्या पता है, एग्जामिनर साल उनको मतलब संधि भी लिख सकते हैं वो, क्योंकि उनको इतना ही होश रहता है। वो 150 क्वेश्चन सही ढंग से नहीं बना सकते। 150 क्वेश्चन में से 25-25 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ जाते हैं। ऐसी एजेंसी बैठी हुई है तो उन्हें कोई होश नहीं रहता, वो संधि समझौते में कोई फर्क नहीं मानते, लिख देते हैं कुछ भी। तो मैं दोनों ही शब्द लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कानड़देव के साथ संधि या समझौता प्रस्ताव रखता है, प्रस्ताव रखता है, ठीक है, रखता है। अब इस प्रकार देखो, मैं पूरी बात नहीं लिखूंगा, बस आपको समझ में आ जाएगी बात, है ना। इस प्रस्ताव के तहत कानड़देव जो है वो दिल्ली चला जाता है संधि करके, ठीक है, लेकिन वहां पे उसको उतना सम्मान नहीं मिलता, है ना। ठीक है, इस प्रस्ताव के तहत कानड़देव AK के दरबार में चले जाते हैं। AK के दरबार में चले जाते हैं, AK के दरबार में चले जाते हैं, मगर उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण, उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण वापस जालोर आते हैं, वापस जालोर आते हैं। ठीक है, देखो मैंने ये बात शॉर्ट में लिखी है। जालोर तो इसलिए आए थे, देखो उचित सम्मान मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने ये कह दिया था कि कोई भी राजपूत शासक या हिंदू शासक ऐसा नहीं है जो मुसलमानों की टक्कर झेल सके, तुर्कों की टक्कर झेल सके। ये बात कानड़देव को खटक गई और वो जो है भरे दरबार में युद्ध की चुनौती देकर और वो जालोर लौट आए थे, है ना। ये पूरी बातें हैं, यहाँ पे लिखने से कोई फायदा है नहीं। इस प्रकार का सवाल बनेगा तो आप जो आसानी से कर देंगे। कहानी आपको मैंने पूरी समझा दी है ना। इस प्रकार से जो है ये पूरा अभियान खत्म होता है विद्यार्थियों। अब देखो ये जो कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात हुई दिल्ली में, इस मुलाकात की तुलना दशरथ शर्मा ने औरंगजेब और शिवाजी की मुलाकात से की, है ना। औरंगजेब और शिवाजी की मुलाकात और हुई थी एक बार, करीब क्या 1666 में हुई थी। मई का महीना था, जहाँ तक मुझे को याद आ रहा है। 12 मई का दिन था वो, 12 मई का दिन था। 12 मई 1666 को औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए थे शिवाजी पहली बार, क्योंकि पुरंदर की संधि शिवाजी ने मिर्जा राजा जयसिंह के साथ की 11 जून 1665 को। मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब का उत्तराधिकारी था, औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहा था, है ना, मुगलों की तरफ से, और मिर्जा राजा जयसिंह लड़ रहा था शिवाजी के विरुद्ध, और उन दोनों के बीच में संधि हो गई थी 11 जून 1665 को, पुरंदर की संधि। और इस संधि के बाद मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी से भी यही कहा था कि आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, आप दिल्ली चलें, दरबार में उपस्थित हों, आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन जब वो वहाँ दरबार में उपस्थित हुए, कौन, शिवाजी, तो औरंगजेब ने कहा कि ये शिवाजी है, ये पहाड़ी चूहा, इस प्रकार से कहा क्योंकि शिवाजी का कद जो था वो छोटा था। लेकिन शिवाजी बड़े ही वीर शासक थे, पकड़ में नहीं आते थे। मुगलों के नाकों में जो दम कर रखा था उसने, शिवाजी ने, तो
तो चौंक गए वो कि इतने छोटे कद काठी वाला व्यक्ति ने हम पूरी इतनी विशाल जो मुगल साम्राज्य है उसको चुनौती दे रखी है इस पहाड़ी चूहे ने। तो जब पहाड़ी चूहा शिवाजी को कहा तो शिवाजी भी वहां से जो है नाराज हो गए थे और वहां से उसको भी एक प्रकार से निकल कर भाग गए थे, है ना। तो उसी प्रकार से इनकी तुलना की है दशरथ शर्मा ने अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव की। ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है विद्यार्थियों, तो मैं यहाँ पे नोट डाल के लिखना चाहूँगा कि दशरथ शर्मा ने कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी एके की इस मुलाकात की तुलना किससे की है? मुलाकात की तुलना औरंगजेब शिवाजी मुलाकात से की। औरंगजेब शिवाजी मुलाकात से की, है ना। औरंगजेब शिवाजी मुलाकात से की। ये कब हुई थी? ये हुई थी 12 मई 1666 ईस्वी को है। ठीक है, आप एक बार और कंफर्म कर लेना। वैसे कंफर्म ये मेरे को याद आ रहा है, तो वैसे मैं ये टॉपिक थोड़ा देख के आता तो मैं थोड़ा ठीक रहता। बाकी कंफर्म ही आप लिख देना इसको, ठीक है। ये मुलाकात हुई थी, ठीक है। तो किसने की है ये तुलना? दशरथ शर्मा ने की है, ठीक है। अब हम एक बात और लिखेंगे, दरअसल कानड़ देव दिल्ली गए ही नहीं थे। गए कौन थे? वीरमदेव गए थे। ऐसा कौन लिखता है? नैणसीरी ख्यात में मोहनो नैणसी लिखता है। मोहनो नैणसी अलग ही कहानी लिखते हैं, तो वो बात भी हम लिखेंगे यहाँ पे नोट डाल के यहाँ पे एक बात और लिखेंगे। नोट डाल के हम एक बात और लिखेंगे विद्यार्थियों, वो क्या है? नैणसीरी ख्यात के अनुसार नैणसीरी ख्यात के अनुसार दिल्ली वीरमदेव गए थे, है ना। वीरमदेव गए थे, जिन्हें देखकर एके की पुत्री फिरोजा ने वीरमदेव को प्रेम प्रस्ताव दिया। वीरमदेव को प्रेम प्रस्ताव भेजा, मगर वीरमदेव ने इसे अस्वीकार किया। वे वापस जालोर लौट आया, ना। इस प्रकार से जो है ये वापस लौट आता है। और यहाँ पे एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, वीरमदेव कहता है, वो दोहा भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों। दोहा क्या है? देखो क्या दोहा है। वीरमदेव ने क्या कहा था? वीरमदेव ने कहा था यहाँ पे कि नानेरो लाजे भाटियो, यानी कि ये इसका जो नानेरा था वो मतलब इसकी माँ जो थी भाटियों की थी, भाटियों की राजकुमारी थी। नानेरो लाजे भाटियो कुल लाजे चौहान, लाजे मतलब लज्जित हो, कुल लाजे चौहान, ये चौहान थे, है ना। कुल लाजे चौहान, हम भी चौहान ही हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि वीरमदेव मेरे जैसा था। दरअसल वीरमदेव मेरे जैसा नहीं था, मैं वीरमदेव जैसा हूँ, है ना। मतलब कुल की दृष्टि से बता रहा हूँ, बाकी विशेषताएं तो उसकी क्या रही होगी मेरे को नहीं पता। और वो महान ही रहा होगा, बहुत महान रहा होगा, मेरा तो क्या ही है, ठीक है। लेकिन केवल मैं कुल के हिसाब से कह रहा हूँ, मैं भी चौहान हूँ, वो भी चौहान था। नानेरो लाजे भाटियो कुल लाजे चौहान, जे मैं परणु तुर्कणी, जे मैं परणु
जे मैं परणु तुर्कणी, तुर्कणी है ना, तुर्क कन्या ना, जे मैं परणु तुर्कणी, पश्चिम उजय भाण, पश्चिम उजय, पश्चिम उजय भाण, मतलब यदि मैं उस दिन तुर्क कन्या को परण सकता हूं जिस दिन सूर्य पश्चिम से उग जाए, और न तो कभी सूर्य पश्चिम से उगेगा और न ही वीरम तुर्कणी को परणेगा, है ना, तुर्कणी के साथ शादी नहीं करेगा। तो ये बात आप विद्यार्थियों अच्छे से लिख लें। कई बार इस प्रकार से दोहा देके और पूछ लेते हैं कि ये दोहा कहाँ से है, तो आप बता देना नैणसी ख्यात का मामला है और वीरम देव ने कही थी फिरोजा से। ठीक है, तो आपने इसको उतार लिया होगा। और ये पहला अभियान विद्यार्थियों यहाँ पे इस प्रकार से जो है यहाँ पे पूरा हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरे अभियान को। अब जालोर पे जब ये कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से आ गया था। देखो सत्य तो ये है कि कानड़ देव ही गया था वहां पे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और कानड़ देव ही वहां से आया था। ये तो नैणसी ख्यात तो पता नहीं किस आधार पे, ये तो देखो ख्यात है, जो ये साहित्य का हिस्सा है। साहित्य जो है कल्पनाओं के आधार पर लिखा जाता है, और इतिहास जो लिखा जाता है वो तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है, साक्ष्यों के आधार पर लिखा जाता है, इसलिए इतिहास सत्य होता है, इतिहास कभी झूठा नहीं होता। ठीक है, साहित्य में तो कल्पनाएं होती हैं, कल्पना कभी सत्य और कभी झूठी भी हो सकती है। ठीक है, तो हम दूसरे अभियान की ओर चलेंगे विद्यार्थियों, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, दूसरा अभियान में पढ़ेंगे। पहला अभियान हो गया हमारा, ये लो। आपको मजा आ रहा होगा विद्यार्थियों, समझ में तो आ रहा होगा अच्छे से, ऐसी मुझे आशा है और विश्वास भी है, क्योंकि जिस तजुर्बे से मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा तजुर्बा आपको YouTube के इतिहास में और फ्री वाले कंटेंट में तो नहीं मिलेगा। फ्री क्या, मैं तो ये कहूँगा कि पैसे वाले कंटेंट में भी आपको फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के संपूर्ण पाठ्यक्रम पे 700-800 क्लासें पेड कोर्स के रूप में भी नहीं मिलेंगी आपको। एक आधा ही ऐसे मंच मिलेंगे जो आपको इतने डिटेल में पढ़ाएंगे, इतनी गारंटी देंगे कि पूरा कंटेंट हमारे से फंस जाएगा, पूरा पेपर हमारे कंटेंट से फंस जाएगा, है ना। इतनी गारंटी आपको पेड कोर्स के रूप में 10-10 हज़ार रुपये खर्च करोगे तब भी नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन हम दे रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ना विद्यार्थियों। दूसरा अभियान, ठीक है, दूसरा अभियान जो है ये हुआ था 1300 करीब 8 में हुआ था दूसरा अभियान। ठीक है, 1308 में हुआ था। अब विद्यार्थियों 1308 में दूसरा अभियान हुआ, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जो है एक जबरदस्त सेना भेजी थी। इसमें बहुत सारे सेनापति थे, शम्स खां था, शाहीन खां था, है ना, नाहर खां था, भोज था, कमालुद्दीन गुर्ग था, आइनुल मुल्क मुल्तानी था, मलिक नायक था। बहुत सारे सेनापति इस अभियान में भेजे थे, लेकिन और इन्होंने जाके सिवाना दुर्ग का फिर घेरा डाल दिया, है ना। और इस समय सिवाना में जो शासक था वो कानड़ देव का भतीजा सातल देव था। शीतल देव भी लिखा है, हमारे गोपीनाथ शर्मा जी ने तो शीतल देव लिखा है, और कई गाइडें जो हैं वो सातल देव लिखती है, सातल देव, है ना। तो यहाँ पे घेरा डाल देते हैं विद्यार्थियों ये आके, और ज़बरदस्त घमासान भी होता है, कई झड़पें होती हैं। उन झड़पों के दरमियान 2 तुर्क सेनापति नाहर खां व भोज मारे भी जाते हैं, लेकिन तुर्कों को कोई सफलता नहीं मिलती। तब जाके हुआ ये कि एक राजपूत सरदार था भावला पवार, उसने राजपूतों के साथ बड़ा धोखा किया, और दुर्ग के अंदर एक तालाब था, उस तालाब में एक गाय को काट के और उसके खून को मिला दिया, और जो कि पानी पीने का एकमात्र स्रोत था वो तालाब मामदेव कुंड बोलते हैं उसको, मामा कुंड बोलते हैं ना। मामदेव कुंड तो इधर चित्तौड़ में है, जहाँ पे उदा ने और कुंभा की हत्या की थी, उसमें कहते हैं गिरा के और कुछ इस प्रकार से मामला चलता है, वो हम वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ एक मामा कुंड था जिसके अंदर पानी जो था वही जालोर दुर्ग के अंदर, सिवाना दुर्ग के अंदर पानी पीने का स्रोत वो कुंड ही था, एक तालाब ही था, और उस तालाब में भावला पवार ने एक गाय को काट कर और उसका खून मिला दिया, रक्त मिला दिया। तो आखिर राजपूतों को मजबूर होकर और अपने जो द्वार थे किले के वो खोलने पड़े, और जो वीर शीतल देव था, वो तुर्कों से लड़ता हुआ
और वीरोचित गति उसने पाई, और उसकी रानी थी मृणादे, उसने जौहर किया, और इस प्रकार जालोर का पहला सिवाना का साका होता है, और सिवाना पर तुर्कों का अधिकार होता है, और सिवाना को तुर्कों ने कमालुद्दीन गुर्ग के अधीन रखकर और जो है इसका नाम खैराबाद रख देते हैं। ये पूरी कहानी है विद्यार्थियों दूसरे अभियान की, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, बड़ी महत्वपूर्ण है, सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ से, इस अभियान से ध्यान रखना, ठीक है। सेनापतियों का नाम ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सेनापति वहाँ गए थे, किसकी मृत्यु कब हुई थी, किसने मुख्य नेतृत्व किया था, प्रथम अभियान में किसने नेतृत्व किया था, इस प्रकार से सवाल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, एके ने एक विशाल सेना जालोर अभियान हेतु भेजी, जालोर अभियान हेतु भेजी, जिसमें देखो जिसमें कौन कौन थे, जिसमें कमालुद्दीन गुर्ग थे, जिसमें कमालुद्दीन गुर्ग थे, है ना, कमालुद्दीन गुर्ग, ठीक है। आइन उल मुल्क मुल्तानी एक ही व्यक्ति है ये, आइन उल मुल्क मुल्तानी थे, नाहर खां थे, है ना, नाहर खां, शम्स खां थे, शाहीन खां, है ना, शाहीन खां, ठीक है। मलिक नायक, भोज आदि को भेजा, ठीक है, आदि को भेजा। एके ने एक विशाल सेना जालोर अभियान हेतु भेजी, जिसमें कमालुद्दीन, आइन उल मुल्क मुल्तानी और नाहर खां, शम्स खां, शाहीन खां, मलिक नायक, भोज आदि को भेजा, ठीक है। इतने सारे लोग आए। इस समय सिवाना का जो शासक था वो कौन था, सातल देव था, सातल देव या शीतल देव, यहाँ पे लिखूंगा। इस समय सिवाना का शासक क्या प्रशासक था एक प्रकार से, लेकिन शासक चलेगा। शासक कानड़ देव का भतीजा था ये, कानड़ देव का भतीजा था या भांजा था, भतीजा ही था, ठीक है, भांजा होगा तो मैं देख लूंगा। कानड़ देव का भतीजा सातल देव, क्या मैं शीतल ही लिखूंगा, शीतल देव, सातल भी लिख देता हूँ, चलो। शीतल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि शीतल जो है गोपीनाथ शर्मा जी ने शीतल ही लिखा है, और गाइडें जो हैं सातल लिखती हैं, है ना। तो जो भी नाम है आ जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सिवाना का शासक कानड़ देव का भतीजा सातल देव था, ठीक है। काफी दिनों तक घेरा जब लगा रहा, और जिसमें जो है कुछ आरंभिक झड़पें हुई, और आरंभिक झड़पों में तुर्क नायक जो थे, तुर्क सेना नायक नाहर खां और भोज मारे गए। मैं सीधा लिखूंगा, आरंभिक झड़पों में तुर्क सेना नायक नाहर खां व भोज मारे गए, नाहर खां व भोज मारे गए, है ना। नाहर खां व जो भोज थे ये दोनों मारे गए आरंभिक झड़पों में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आगे मैं लिखूं, मगर तुर्कों को कोई सफलता नहीं मिली, है ना, तुर्कों को कोई सफलता नहीं मिली, ठीक है।
अब तुर्कों को कोई सफलता नहीं मिली तो एक दिन भायला पंवार ने, अब मैं सीधा लिखूंगा, मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूँ, है ना। अब मैं लिखूंगा एक दिन राजपूत सरदार भायला पंवार ने सिवाना दुर्ग के तालाब, ये अंदर तालाब था ना, सिवाना दुर्ग के तालाब मामा कुंड में गाय को काट कर उसके रक्त को मिला दिया ना। कहने का मतलब इसने जो पीने का पानी था वो खराब कर दिया। अब राजपूतों को मजबूर होकर दुर्ग के द्वार खोलने पड़ेंगे, है ना। इससे दुर्ग के अंदर पीने के पानी की समस्या हो गई। अतः राजपूतों ने दुर्ग के द्वार खोले। वे शीतलदेव सहित तुर्क सभी राजपूत सरदार, सभी तो क्या लिखेंगे, कुछ तो बच्चे ही होंगे, है ना। ऐसे अन्य कोई नाम नहीं मिलते। शीतलदेव सहित राजपूत सरदार वीर गति को प्राप्त हुए। केसरिया किया, है ना, प्राप्त हुए, केसरिया हुआ, ठीक है, केसरिया हुआ, मतलब इन्होंने केसरिया किया था। शीतलदेव की रानी मैणादे, ये नाम ध्यान रखना विद्यार्थियों, मैणादे ने जौहर किया, है ना। यह सिवाना का पहला साका था, है ना। यह सिवाना का पहला साका था। सिवाना पर तुर्कों का अधिकार हुआ, है ना। सिवाना पर तुर्कों कहूँ, अलाउद्दीन खिलजी कहूँ, या सल्तनत कहूँ, है ना, या मुस्लिम शासक कहूँ, है ना, का अधिकार हुआ, है ना। सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद किया। सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया, खैराबाद किया। सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद किया तथा यहाँ का प्रशासक कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त किया। ये ध्यान रखना, कमालुद्दीन गुर्ग का नाम या पूछते हैं, कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त किया, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये मामला हुआ, इस प्रकार से जो है सिवाना को इन लोगों ने जीत लिया, सल्तनत शासकों ने, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उतारें।
ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ से क्या होता है, अब सेना जो है विद्यार्थियों यहाँ से अब जालोर की ओर रवाना होती है ना। यहाँ पे देखो बड़ी गलती क्या हुई, इस संपूर्ण अभियान में शीतल देव अकेला सिवाना पे लड़ता रहा, लेकिन कानड़ देव और वीरम देव दोनों जालोर बैठे रहे, लेकिन शीतल देव की कोई सहायता उन्होंने नहीं की। ये कानड़ देव की बड़ी गलती थी। यदि यहाँ से वो सातल देव का साथ देते तो संभव था कि ये तुर्क यहीं से भग जाते और जालोर पर अधिकार नहीं कर पाते, है ना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे कानड़ देव ने शीतल देव का साथ नहीं दिया था। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, नोट डाल के मैं लिख देता हूँ, चलो नोट डाल के मैं लिख देता हूँ कि इस समय शीतल देव का साथ, शीतल देव का साथ कानड़ देव व वीरम देव दोनों ने ही नहीं दिया, दोनों ने ही नहीं दिया था। मतलब दोनों ने ही नहीं दिया, शीतल देव अकेला लड़ता रहा। वैसे तो काफ़ी ज़बरदस्त था, सकता बहुत एकदम मजबूत कदकाठी का और एकदम बहुत हाथी जैसे, कहते हैं उसके पैर हाथी जैसे पैर थे। जब उसको उसकी भुजाओं को काट कर, सिर को काट कर जब अलाउद्दीन खिलजी के आगे ले जाया गया तो अलाउद्दीन खिलजी देख के चौंक गया कि ये मतलब इतना विशालकाय शरीर कैसे है इसका। साथ शीतल देव बड़ा ही ज़बरदस्त योद्धा था ना। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों दूसरा अभियान। अब हम पढ़ते हैं तीसरे अभियान की ओर चलेंगे। आप इसको उतारें, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ये था दूसरा अभियान। अब देखो यहाँ से अभी एक सेना ये सिवाना से एक सेना अलाउद्दीन खिलजी जालोर की तरफ भेजेगा, यहीं से भेजेगा अभी, है ना, जिसमें शाहीन खां और शम्स खां और मलिक नायक, 3 सेनापतियों के नेतृत्व में, और जो है एक सेना और फिर भेज रहा है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अभी तीसरा अभियान स्टार्ट नहीं हुआ है। देखो दूसरे अभियान में ही कुछ बातें हैं मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा दूसरे अभियान में, कि सिवाना जीतने के बाद, है ना, सिवाना जीतने के बाद, सिवाना जीतने के बाद क्या हुआ, 3 शासकों को, 3 सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी भेजता है। कहाँ, जालोर पर। कौन कौन थे 3? एक था शम्स खां, एक था शाहीन खां और एक था मलिक नायक। तीनों को भेजा। जालोर पहुंचने से पहले ही मलकाना नामक जगह पर कानड़ देव और वीरम देव दोनों सेना लेकर आए, और उन दोनों ने ये इस तुर्क सेना के साथ घमासान युद्ध किया। लगभग 1308-9 की बात है, मतलब 1308 का तो दूसरा अभियान था, उसके बाद की बात है। तो बड़ा घमासान युद्ध हुआ और इसमें कानड़ देव और वीरम देव ने शम्स खां और शाहीन खां दोनों को सल्टा दिया, दोनों को मार गिराया। मलिक नायक मैदान छोड़कर भाग गया। ये घटना बीच में और हुई। उसके बाद फिर तीसरा अभियान होगा, है ना। ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिवाना जीतने के बाद शम्स खां, शाहीन खां, शम्स खां, शाहीन खां व मलिक नायक के नेतृत्व में, मलिक नायक के नेतृत्व में, मलिक नायक के नेतृत्व में एके ने एक सेना, एके ने एक सेना जालोर की ओर भेजी, जालोर की ओर भेजी, है ना। मगर कानड़ देव और वीरम देव ने इस सेना को मलकाना नामक स्थान पर पराजित किया। मगर कानड़ देव व वीरम देव ने मलकाना, ये ध्यान रखना, इसको मलकाना का युद्ध भी बोलते हैं, मलकाना नामक स्थान पर, मलकाना नामक स्थान पर लगभग है, ये एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती, लगभग 1308-9 की बात है ना। लगभग 1308-9 में
इस तुर्क सेना को पराजित किया। इस तुर्क सेना को पराजित किया जिसमें शम्स खां व शाहीन खां मारे गए, है ना। मलिक नायक भाग गया, मारे गए और मलिक नायक भाग गया। ठीक है, ये था प्यारे विद्यार्थियों दूसरा अभियान, यहां पे जाके पूर्ण होता है, मलिक नायक भाग गया। ठीक है, अब तीसरा अभियान होगा। तीसरे अभियान में कमालुद्दीन गुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी शाही सेना के साथ भेजेगा जालोर पर, और वो सीधे जाके जालोर पर जो है घेरा डाल देंगे। और विद्यार्थियों जालोर पर काफी लंबे समय तक घेरा रहेगा, लेकिन इसे कोई सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन दहिया बीका नामक एक और राजपूत सरदार यहाँ पे बड़ी गद्दारी करता है कानड़देव के साथ, और कानड़देव ने अपने जालोर किले की जो प्राचीर थी, उस प्राचीर की हाल ही में और मरम्मत करवाई थी, है ना। उस मरम्मत को इस प्रकार से करवाया गया था कि बाहर से किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अभी दीवार कहाँ पर गीली है। लेकिन कहते हैं कि ये दहिया बीका ने एक राई की कहानी बताई, आपने सुनी होगी राई की कहानी, कि उनसे कह दिया कि आप है जो दीवार के ऊपर राई गिराते जाना, तुर्कों से कह दिया था कि आप दीवार पे राई गिराते जाना, जहाँ पे राई चिपक जाए तो वहाँ पे समझ लेना कि यहाँ पे जो है दीवार गीली है ना। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया कि यहाँ पे दीवार गीली है, उन्होंने राई को वहाँ पे गिराए रखा, और जैसे पता चला यहाँ पे दीवार गीली है, वहीं से दीवार तोड़ के और किले में तुर्क सेना अंदर घुस गई, और इस प्रकार से है जालोर दुर्ग का पतन हो गया। कानड़देव वीरमदेव और वीरगति को प्राप्त हुए, और कानड़देव की पत्नी नेतल देव ने है जो जौहर किया। इस प्रकार से जालोर दुर्ग को भी तुर्कों ने जीत लिया, वो भी दहिया बीका के विश्वासघात के कारण, है ना। ये ध्यान रखना, दोनों विश्वासघातियों को, जो सिवाना में तो था भावला पंवार और जालोर में था दहिया बीका। ठीक है, तो ये घटनाक्रम है यहाँ पे, ये हम लिख देते हैं, और इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक आज का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अभियान हम लिखते हैं विद्यार्थियों, तीसरा अभियान। ठीक है, तो तीसरा अभियान विद्यार्थियों, ये 1300 जो है 11 का बताया जाता है, 1311 ईस्वी का। ठीक है, वैसे इसकी सन अलग अलग मिलती है, हल्का सा मतलब फरिश्ता जो है 1308 ही बताता है ना। और ये 1311 जो बताई जाती है ना विद्यार्थियों, वो बताई जाती है हमारे डॉक्टर रेऊ जो है, विश्वेश्वर नाथ रेऊ, जो कि सरकारी इतिहासकार हैं, उनके अनुसार जो है इसकी सन 1311 जो है वो बताई जाती है। ठीक है, तो अभी घटना मैंने पूरी सुनाई दी, मैं सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस अभियान में एके ने कमालुद्दीन गुर्ग के साथ शाही सेना को भेजा, है ना, शाही सेना को भेजा। ठीक है, इसने यानी कि इस सेना ने इसने जालोर दुर्ग का घेरा डाला, जालोर दुर्ग का घेरा डाला, है ना। लंबे समय तक घेरा डालने के बाद भी तुर्कों को सफलता नहीं मिली, ठीक है, तुर्कों को सफलता नहीं मिली। मगर आगे मैं लिखूंगा, पेन थोड़ा सा बदल लेता हूँ, कलर तो यही रहेगा, मेरे पास ब्लैक पेन 2 हैं, ब्लैक क्या सबसे ज़्यादा काम आता है तो 2 रखने पड़ते हैं। तुर्कों को सफलता नहीं मिली, मगर दहिया
बीका नामक राजपूत सरदार ने कानड़देव के साथ विश्वासघात किया। कानड़देव के साथ विश्वासघात किया। वे किले की कमजोरी का पता तुर्क सेना को बताया। तुर्क सेना को बता दिया, है ना। किले की जो कमजोरी थी वो बता दिया, मतलब राई वाली बात। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, राई वाली बात। आपको जो कहानी है वो ध्यान आ जाएगी कि राई वाली बात क्या थी। कि वो कहते हैं राई रो भाव तो राती गियो, कहते हैं वो यही की घटना है, राई रो भाव तो राती गियो, कि राई का भाव तुर्कों के लिए उस रात में पता चला कि राई कितनी महत्वपूर्ण है। यदि वो राई नहीं होती तो वो दीवार की कमजोरी पता नहीं चला पाते, और दीवार की कमजोरी पता नहीं चला पाते तो वो जालोर दुर्ग को नहीं जीत सकते थे, है ना। इसलिए कहते हैं राई रो भाव, है ना, राती गियो। तो ये था प्यारे साथियों, तुर्क सेना को बता दिया। इस प्रकार अब देखो, ये दहिया बीका ने अपनी पत्नी से जाके कहा, क्योंकि ये तुर्कों से मिल गया था। तुर्कों ने ये कह दिया था कि हम तेरे को शासक बना देंगे जालोर का, है ना। तो इसने जो है किले की कमजोरी बता के और वो अपने महल में जाके सो गया। तो अपनी पत्नी से कहा कि तू आज की रात में तो एक सेनापति की पत्नी बनकर सोएगी, और जब जगेगी तो महारानी बन के जगेगी, यानी कि तू महारानी होगी इस महलों की। वो वीर महिला थी, वो समझ गई कि इसने विश्वासघात किया है, और ये जो है कानड़देव के साथ विश्वासघात किया है। वो चुपचाप सो गई और दहिया बीका भी सो गया। फिर वो महिला रात में खड़ी हुई, नाम तो उसका नहीं मिलता, उसने जो है इसकी हत्या कर दी, बीका की वहीं हत्या कर दी। बताइए, एक अपने ही पति की हत्या कर दी। महारानी बनने के बजाय इसने अपने देश प्रेम का कितना बड़ा उदाहरण पेश किया, और अपने ही पति की हत्या करके, विश्वासघाती पति की हत्या करके, और इस संपूर्ण षड्यंत्र की जानकारी कानड़देव को दे दी। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक किले की दीवार तोड़ी जा चुकी थी और तुर्क सेना किले के अंदर प्रवेश कर चुकी थी, है ना। तो ये सारी कहानी मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, मैंने बस बोल के सुना दी है। आप याद रखना, अपने स्तर पे आप लिख भी सकते हो, ठीक है, हल्का फुल्का लिख भी सकते हो, है ना। बता दिया। तब जाकर, अब मैं सीधा लिखूंगा, तब जाकर तुर्क सेना किले में घुस गई, किले में दीवार तोड़कर घुस गई, है ना, दीवार तोड़कर घुस गई, ठीक है, घुस गई। घमासान युद्ध हुआ तुर्क राजपूतों के मध्य। तुर्कों व राजपूतों के मध्य घमासान युद्ध हुआ, है ना, घमासान युद्ध हुआ। कानड़देव व वीरमदेव, कानड़देव वीरमदेव, कानड़देव का भाई था एक मालदेव, वो तो खैर नहीं वो हुआ, मालदेव बच के निकल गया था। कानड़देव, वीरमदेव, जैता देवड़ा, है ना, जैता देवड़ा, अर्जुन, लूणकरण, है ना, लूणकरण, अर्जुन, लूणकरण। इसके अलावा एक आधा नाम और मिलते हैं, जैता उलीचा है, कंधाई है ना, ये भी थे, है ना, जैता उलीचा, जैत भी मिलता है, जैत उलीचा, है ना, जैत उलीचा है, कंधाई है। आदि राजपूतों ने केसरिया किया। वे
वह रानी नेतलदे ने जौहर किया, नेतलदे ने जौहर किया। इस प्रकार जालोर पर भी सल्तनत का अधिकार हो गया, सल्तनत का अधिकार हो गया। ठीक है, इस प्रकार जो था सल्तनत का अधिकार हो गया। विद्यार्थियों, ये जो नाम मैंने लिखे हैं ना, सारे नामों को ध्यान रखना। कंधाई को ध्यान रखना, उलीचा को ध्यान रखना, है ना, कानड़देव, वीरमदेव, जैतादेवड़ा, अर्जुन, लूणकरण। ठीक है, ये नेतलदे को ध्यान रखना, इसने जौहर किया था यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना यहाँ पे, है ना। और जालोर का नाम जो है वो खिजराबाद रख दिया इन लोगों ने, है ना। जालोर का नाम क्या रखा? खिजराबाद, जालोर का नाम जलालाबाद रखा था, खिजराबाद तो चित्तौड़ का रखा था, है ना। जालोर का नाम जलालाबाद रखा, जालोर का नाम जलालाबाद रखा। वे यहाँ तोप मस्जिद, है ना, तोप मस्जिद, अलाई मस्जिद बनवाई, तोप मस्जिद, अलाई मस्जिद बनवाई। हिंदू मंदिर तोड़े गए, तो ये काम किया था। और यहाँ का जो प्रशासक बनाया था विद्यार्थियों, वो कमालुद्दीन गुर्ग को ही बनाया था, जो सिवाना में बनाया था वही यहाँ पे बनाया, है ना। मैं रेड पेन से लिखूंगा, यहाँ का प्रशासक कमालुद्दीन को बनाया, कमालुद्दीन गुर्ग, है ना, को बनाया। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, इस वीरमदेव, कानड़देव का एक और बेटा था, वीरमदेव का भाई मालदेव इस युद्ध में कैसे बच के निकल गया था। बाद में उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की, और उस मालदेव को आगे जाके 1311 में चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ध्यान रखना, है ना। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, नोट डाल के हम लिख सकते हैं, नोट डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट वीरमदेव के भाई मालदेव इस युद्ध के बाद एके की अधीनता स्वीकारता है, एके की अधीनता स्वीकारता है ना, जिसे 1311 में चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया जाता है, चित्तौड़ का प्रशासक बनाया, है ना। चित्तौड़ को जब जीता 1303 में विद्यार्थियों, तो वहां पे खिज्र खां को शासक बनाया, खिज्र खां को प्रशासक बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो 1303 से और 1311 तक रहा प्रशासक के रूप में। उसके बाद खिज्र खां इस मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक बनाकर दिल्ली चला जाता है, और इस मालदेव को फिर 1326 में हमीर सिसोदिया पराजित करके और वापस तुर्कों से चित्तौड़ को स्वतंत्र करवाता है, और 1326 से फिर जो गोहिल थे उनका शासन प्रारंभ हो जाता है ना। वो वहाँ की कहानी हम उसमें पढ़ेंगे। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों पूरा ये जालोर अभियान अलाउद्दीन खिलजी का, या हम कहें जालोर के चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष की पूरी कहानी ये थी। ठीक है, तो इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है वो मैं कुछ स्रोत यहाँ पे लिखना चाहूंगा, आप इसे उतार लें, और मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों। ठीक है, आपने इसको उतार ही लिया होगा, वैसे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो इस सारे अभियान की जानकारी के हमें कई स्रोत मिलते हैं, है ना। उन स्रोतों को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। कई बार उन स्रोतों से जो है सीधा सवाल पूछ लिया जाता है,
ठीक है। तो उन स्रोतों में एक तो जो है कानड़देव प्रबंध सबसे प्रमुख ग्रंथ है। देखो सबसे पहले मैं इस थोड़ा सा एक डेट लिखना चाहूंगा कि इस अभियान की तारीख कौन क्या बताते हैं, है ना। ये जो अभियान था, तीसरा अभियान, तीसरे अभियान की तारीख, तीसरा अभियान, है ना, तीसरा अभियान जो है वो 1311 में हुआ। ये तो डॉक्टर रेऊ बताते हैं, डॉक्टर रेऊ, है ना, जो कि सरकारी इतिहासकार थे, है ना। कौन थे? सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है विद्यार्थियों। जबकि 1308 में ये अभियान होना बताया जाता है। तीसरा अभियान 1308 में होना कौन बताते हैं? फरिश्ता बताते हैं। ठीक है, फरिश्ता क्या कहते हैं कि यह अभियान 1308 में हुआ था, जबकि यह अभियान 1310 में हुआ था। ऐसा 1310 की बात भी बताते हैं हमें जैन ग्रंथ, है ना, जैन ग्रंथ तीर्थकल्प। जैन ग्रंथ जो तीर्थकल्प है वो विद्यार्थियों 1300 जो है 10 में होना बताते हैं। ठीक है, जबकि सर्वमान्य मत कौन सा है? 1311 का है, आप ध्यान रखना। लेकिन कई बार क्या जो एजेंसी होती है ना, उसको मजे लेने होते हैं ना, तो इस प्रकार सवाल पूछती है कि जैन ग्रंथ के अनुसार जालोर पर तीसरा अभियान कब हुआ? तो 1310 में हुआ, उसके अनुसार आएगा। यदि इसके अनुसार पूछे तो, है ना, एजेंसी। यदि सीधा पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर तीसरा अभियान कब किया, किसी का रेफरेंस नहीं दे, तो 1311 करना है, क्योंकि वो सर्वमान्य मत है। डॉक्टर रेऊ के अनुसार पूछे तो भी 1311 करना है, लेकिन फरिश्ता के अनुसार पूछे तो 1308, जैन ग्रंथ के अनुसार पूछे तो 1310। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब मैं आता हूं जानकारी के स्रोत, है ना, जानकारी के स्रोत। ठीक है, जानकारी के स्रोत। तो विद्यार्थियों जानकारी के स्रोत में एक तो कानड़देव प्रबंध, कानड़देव प्रबंध, है ना। कानड़देव प्रबंध किसने लिखा? कानड़देव प्रबंध लिखा कवि पद्मनाभ ने, है ना, कवि पद्मनाभ, है ना, कवि पद्मनाभ कृत। ठीक है, एक तो यहां से जानकारी मिलती है किसकी? ये जो अभियान हुआ था इस वाले अभियान की, है ना, पूरे संघर्ष की जानकारी। नंबर 2 जो है इसमें खजाइन उल फुतू, खजाइन उल फुतू, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये। अमीर खुसरो कृत, है ना, अमीर खुसरो कृत, बड़ा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। नंबर 3 तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता, ये किसका है? फरिश्ता का ही है, फरिश्ता कृत, है ना, तारीख ए फरिश्ता, फरिश्ता कृत है। इसके अलावा जो हमें मिलता है एक जालोर की प्रशस्ति है, जालोर प्रशस्ति, है ना, जालोर की प्रशस्ति, जालोर प्रशस्ति, इससे भी जानकारी मिलती है। इसे राजस्थान की प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है विद्यार्थियों, ने ध्यान रखना, राजस्थान की प्रयाग प्रशस्ति, है ना, राजस्थान की प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी थी, समुद्रगुप्त, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के लिए लिखी थी, है ना, हरिसेन ने। तो उसकी तुलना जालोर प्रशस्ति की तुलना प्रयाग प्रशस्ति से की जाती है, ध्यान रखना, कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं। इसके अलावा एक हमें मलकाना का लेख और मिलता है, मलकाना का लेख, है ना। मलकाना के लेख में भी जो संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी जो है हमें मिल जाती है इस संघर्ष की। मलकाना क्या, मकराना का लेख है, मकराना का लेख, सॉरी, मकराना का लेख। ठीक है, मकराना का लेख, ठीक है, इससे भी इस संघर्ष की जानकारी मिल जाती है। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों चौहान तुर्क संघर्ष। आज हमारा पूरा होता है और अगली क्लास में हम अगला संघर्ष पढ़ेंगे। विद्यार्थियों एक करेक्शन और मैं छोटा सा करवाना चाहूँगा। मैंने जब आपको राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ाया था, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, तो उसमें जो नौह था, नौह भरतपुर, है ना, नौह कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। इसकी जो खोज जो करवाई थी विद्यार्थियों, इसकी खोज वो मैंने गलती से 1953-54 लिख दिया, है ना। इसकी जो खोज का जो काम है, खोज, है ना, खोज कब हुई थी? 1963-64 है विद्यार्थियों, 1963-64 है। मैंने गलती से 1953-54 लिख दिया था, है ना। मैंने क्या लिख दिया था? 1953-54 लिख दिया था, जो कि गलत है और ये सही है ना। इसको आप ध्यान रखना।
ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार पूछ लेते हैं। ये भी अपने ही एक बड़े ही सीरियस स्टूडेंट हैं, नीतू, उन्होंने ये करेक्शन मेरा करवाया है। लगभग सारे करेक्शन नीतू ने करवाए हैं। आप ध्यान रखो, अन्य सारे भी स्टूडेंट देखते हैं तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ा करो और कमेंट किया करो। व्यक्तिगत कमेंट कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मुझे मेरी गलती स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं होता। मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप जो है मेरे में गलतियां ही गलतियां देखते हो, कभी अच्छा ही नहीं देखते। ये अच्छा ही देख रहे हो आप, है ना। ये अब देखो, इससे मुझे क्या है कि मेरा आपने परिष्कार किया है, परिशुद्ध किया है मुझे, है ना। और इसी से ही तो मैं अपना एक लेटेस्ट वर्जन आपके सामने ला पाऊंगा। तो मैं कभी भी आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा कि आप मेरे अंदर गलतियां निकालते हैं। और मैं इतने सारे जितने भी जो गलतियां मैंने सुधारी हैं वो नीतू की वजह से सुधारी हैं। तो मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, नीतू को भी, कि वो ऐसे ही मेरी गलतियों को थोड़ा देखती रहें। तो मैं जो है आपको एक बेस्ट कंटेंट देता रहूँगा ताकि आप एग्जाम में कोई गलती ना कर सको, है ना। और वैसे ये हो जाता है, मानवीय त्रुटियां हैं, बाकी कंटेंट मेरा सही था, बस 63-64 जगह 53-54 हो गया था। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।